नमस्कार, मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक बेहद खास शख्सियत मेरे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह की। आप पूर्व IAS ऑफिसर हैं। 1982 बैच के अफसर हैं आप, और 2015 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NB न्यूज़ पर। थैंक यू सर, जिस तरीके से आपका बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, देखा है कि आप बेहद मुखर होकर के अपनी बात सामने रखते हैं। आप हमेशा अपनी बात को, चाहे कोई भी सरकार हो, आपने बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात सामने रखी हुई है। हमेशा मुखर रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार, चाहे सपा सरकार रही हो। लेकिन जब आज आपने योगी सरकार के कार्यकाल में अपना एक ट्वीट किया लोगों से जुड़ा हुआ, समाज के लिए, कोरोना को लेकर के, तो मुश्किलें खड़ी हो गई आपके लिए। देखिए, ये सरकार अहंकार में डूबी है जी। ये सरकार भूल गई कि ये कुर्सी कभी भी स्थायी नहीं है, और लोकतंत्र में विरोध की आवाज को अगर दबा देंगे तो तानाशाही हो जाएगी। ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र में विरोध को स्वीकार करना चाहिए सत्ताओं को। जी। देखिए, पूर्व सरकार में जब मैं मुद्दे उठाता था तो ये सत्ताधारी दल मेरी पीठ थपथपाता था, मेरी प्रशंसा करता था। आज जब इन्हीं से मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आपने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, तो इनको बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि इनको लगता है कि इतने प्रचंड बहुमत से आए हैं, और इस बहुमत से आने के बाद भी एक अदना सा व्यक्ति जो अब सरकारी नौकरी में भी नहीं है, वो हमको चुनौती दे रहा है, हमारे कामकाज में खामियां निकाल रहा है। तो अहंकार में जब आदमी अंधा हो जाता है तो उसको अच्छे भले बुरे की पहचान नहीं रहती है। वो अपने विरोध को मानता है कि व्यक्तिगत विरोध मानता है, सरकार के विरोध को, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने तो कोरोना के विषय में इनसे सवाल पूछा था। आज देखिए क्या भयंकर स्थिति है। मेरा सवाल सिद्ध हो गया। बिल्कुल, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, सिद्ध हो गया। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने जब कोरोना को लेकर के ट्वीट किया, आपने ट्वीट में लिखा नो टेस्ट नो कोरोना, यानी कि ना आप टेस्ट करेंगे और ना ही पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हुआ है। ये बात सामने नहीं आ पाएगी। आपने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज उठाई है, और आपने जब ये ट्वीट किया तो सरकार को बुरा लग गया, और आपके अगेंस्ट तमाम धाराओं में, धारा 128, 505 1B, 505 2, 56 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये ANB चैनल कैसे ये बात कर रहा है। आजकल तो चैनल सब बिके हुए हैं। आजकल कोई चैनल तटस्थ बात दिखाता ही नहीं है। किसी को तो ईमानदार होना पड़ेगा ना। आवाज कैसे, फिर आप लोगों की आवाज कैसे पहुंचाएंगे? कोई तो ईमानदारी से काम करेगा ना। इसलिए तो बधाई मैं आपको दे रहा हूँ। सूर्य प्रताप सिंह को बुलाने के लिए तो कुछ ही चैनल हैं जो बुलाते हैं मुझे, बाकी का तो सब प्रतिबंधित किया हुआ है सरकार ने। और सरकार नहीं चाहती कि सूर्य प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति जो उनका विरोध करते हैं, सरकार का विरोध, हम सरकार का सिस्टम का विरोध करते हैं, व्यक्ति का विरोध थोड़ी करते हैं। बिल्कुल। हम खामियों का विरोध करते हैं जी। उसको अपना व्यक्तिगत निजी विरोध कोई मान ले, योगी जी या मोदी जी, ये तो फिर तानाशाही हो गई, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। नो टेस्ट नो कोरोना का मतलब क्या है? जब सरकार पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कराएगी नहीं। आपको याद होगा जब ये आरंभ हुआ था उस वक्त इनके टेस्ट की संख्या 1200, 1300, 3000, 4000, 5000 प्रतिदिन थी, जिसको आज ये कहते हैं 1 लाख, 1.25 लाख है। फिर भी मैं मानता नहीं हूं इसको। आप देखते हैं ये कहते हैं हमारे 2 लाख बेड हैं। 2 लाख बेड में लखनऊ में केवल 2000 क्यों? भाई 75 जिले हैं, प्रोपोर्शनेटली अगर कर लीजिए। लखनऊ में तो और अधिक बेड होने चाहिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ PGI है, यहाँ बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं। तो सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है, तथ्यों को छुपाती है, कोरोना को कम आंक के कम दिखाती है, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम कोरोना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि बेड्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, उन जो बेड्स अवेलेबल हैं उनकी भी जो अवस्था है बहुत अच्छी नहीं, बेहद लचर सुविधाएं हैं। कितने लोग तो मेरे जानने में हैं जो अस्पताल गए, जो शायद घर में क्वारंटीन होते तो शायद उनकी जानें बच सकती थी, लेकिन जो अस्पताल गए वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद लचर हैं। वो अपने घर वालों को बताते हैं मैसेज कर करके कि इतनी परेशानियों से हमें 2-4 होना पड़ रहा है। और ऐसे समय में भी अगर आप काम ना देखें तो फिर सरकार हमने बनाई ही क्यों है? अभी कोरोना में जो कोरोना किट्स हैं उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है।
हाँ 65 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर जो किट्स खरीदे गए हैं वो 3 से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना दाम में खरीदे गए, बाजार मूल्य है, आपकी जी जानकारी में है। जी तो ये तो आपदा में अवसर की जो बात है ये ढूंढ रही है सरकार। बिल्कुल दूसरा, आपने जो बात कही, जो खामियां हैं उसमें इनके 2 मिनिस्टर्स की डेथ हो गई, जी 10 मिनिस्टर कोरोना से संक्रमित हैं, जी मिनिस्टर्स लापरवाही में मर गए। उन्होंने खुद, एक मिनिस्टर को मैं जानता हूं, जब मैंने उनसे फोन से वार्ता किया था, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं बिजनौर में कलेक्टर था, चेतन चौहान साहब का छोटा सा इलाका जो है, जब वो वहां के एमपी थे, मेरे उसमें क्षेत्र में आता था, जी मैंने उनको कॉल किया, अगर मैं वो बातें बता दूं तो सरकार की पोल खुल जाएगी। इतने नाराज थे उस सरकार से, इतने नाराज से ये वो जो व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा की, उससे कौन किसको कहे। अगर हम नहीं उठाएंगे तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? बिल्कुल सही स्वाति जी उठाएंगी, सूर्य प्रताप सिंह उठाएगा, एएनबी चैनल उठाएगा, कोई ना कोई तो कभी ना कभी आगे आएगा ना। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिस चेतन चौहान जो खुद ही सरकार में मंत्री थे, तो जब आप बता रहे हैं कि उनकी आपसे बात हुई थी और किस तरीके की जो व्यवस्थाएं वहां पे थी उन्होंने आपसे शेयर की होंगी, आपसे बिल्कुल साझा की होंगी। आपने इसके बाद, इससे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में भी बताया था, करीब 4,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें, उसके बारे में भी आपने बेहद मुखर होकर के बात की थी। शिक्षा विभाग पे भी आप मुद्दा उठा चुके हैं और ट्रांसफर मुद्दे को भी आप सामने ला चुके हैं। यस, देखिए 69,000 टीचर्स की भर्ती के घोटाले में 3 एसएसपीज को प्रयागराज से ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। जो भेद खोलने वाले थे उनको हटा दिया वहां से। और मैं सरकार से पूछता हूं हमेशा, चंद्रमा प्रसाद यादव कहां है, जो मुख्य आरोपी है? आज तक एसटीएफ चंद्रमा प्रसाद यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसको गिरफ्तार करके उसके बयान को सार्वजनिक करें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर होंगे जो इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। लेकिन सरकार नहीं खोलना चाहती। अपना स्वयं करें वो भ्रष्टाचार नहीं, कोई और करे तो वो भ्रष्टाचार। तो पूर्व सरकारों की आप बात किया करते थे, आज आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर आपको डर किस बात का लग रहा है? खुल के करिए ना भ्रष्टाचार, लोगों को उजागर करने दीजिए ना। और उजागर हो ही रहा है। अब कोई विभाग बचा तो है नहीं। सीएमओ के ट्रांसफर थे, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। बच्चों के जूते मोजे की खरीदारी थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। मंत्रित्व को हटाना पड़ा, आपकी जानकारी में है। कौन विभाग बचा है जो इस सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? अब तो एक्सपोज हो चुका पूरी सरकार जो है। सरकार को अब डिफेंड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो जनता को सोचना है कि वास्तव में जिन्होंने वादा किया था, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, आज वो पोजीशन क्या है? वो उसमें गुंडाराज भी है, भ्रष्टाचार भी है। अब सरकार क्या डिफेंड करेगी? तो जिस तरह से आप बता रहे हैं सर कि गुंडाराज भी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि पिछली जो जितनी भी सरकारें थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, हमारी किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य में सरकारों में भ्रष्टाचार नहीं होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन जिस तरह से चीजें खुल करके सामने आ रही हैं उससे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। और बात तो शायद दिक्कत यहीं पे है सर, सूर्य प्रताप जी, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, दिक्कत यहीं पर ही है कि जो अगर एक्सपोज करने सामने आएगा उसको हम टिकने नहीं देंगे, वो तार तार हो जाएगा। वही मैंने चाइनीज मीटर का इशू उठाया था, जिसमें मेरे खिलाफ दूसरी एफआईआर हुई कि भाई अगर आप चाइनीज मीटर को रिप्लेस करते हैं, घरों में जो लगे हुए, होम में लगे हुए हैं, सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम चाइनीज मीटर को देसी मीटर जो है, लोकल है, उनसे रिप्लेस करेंगे। आज तक एक भी रिप्लेस नहीं हुआ, वो भी झूठा सिद्ध हुआ। उसमें मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया था कि मेरे घर पे चाइनीज मीटर लगा हुआ है, मेरा मीटर ठीक काम कर रहा है, मैंने 30,000 रुपए भरा है उसके लिए, मैं अपने कॉस्ट पे क्यों दूसरा मीटर लगवाऊंगा? जब ये मीटर मेरा खराब हो जाए तब आप रिप्लेस कर दीजिएगा। उसका उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया कि भाई ये तो गलत बात कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। तो सरकार को एफआईआर दर्ज कराना, मुझे लगता है कई बार मैंने तो इसका नाम भी बदला था। ये सरकार एफआईआर सरकार है, हर चीज में एफआईआर। कोरोना एक आपदा है जहां लोगों को मल्लम लगाना चाहिए, लोगों के मन को सांत्वना देनी चाहिए, वहां पे 65,000 एफआईआर हो गई हैं। 62 एफआईआर तो इन्होंने पत्रकारों के खिलाफ कर दी है। ना पत्रकार बोले, ना हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो बोले, ना विपक्षी दल वैसे भी बोलते ही नहीं है, घरों में बैठे रहते हैं। तो फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया ना, फिर तो एक पार्टी की सरकार रह गई, वही सत्ता में वही विपक्ष में, तो लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो सबको चुप कराने की तैयारी है कि ना पत्रकार बोले, ना जो सोशल एक्टिविस्ट हैं आपकी तरह जो मुखर होकर के बात करते हैं, ना वो कुछ बोले। और अगर जब आपका
जो सोशल मीडिया है वहां पर अगर लोग जा करके अपनी नाराजगी जताएं तो वहां पे भी आप उनके लाइक्स और डिसलाइक्स बटन को भी रोक देंगे कि आप बिल्कुल भी जाकर वहां विरोध नहीं जता सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात है कि ये लोकतंत्र तो रह ही नहीं गया फिर कहीं पे, ये तो बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप एक जो होती वो चल रही है। आपको पता है जब मैंने पांच तारीख को और फिर 9 तारीख को 2 अभियान चलाए थे, एक ताली थाली वाला अभियान चलाया था, एक मोमबत्ती जलाने का अभियान चलाया था, बेरोजगार युवाओं की तरफ से वो अभियान चला था और बड़ा शानदार सफल हुआ था वो। बल्कि 9 बजे 9 मिनट का जो कार्यक्रम था वो तो इंटरनेशनल नंबर 1 रहा था। अब उसको रोकने के लिए इन्होंने पुलिस मेरे घर भेजी। मैंने लिखा भी था ट्विटर पे कि पुलिस का दरोगा आता है, मुझसे सवाल जवाब करता है, मेरे खिलाफ 2 FIR है। मैंने उससे कहा कि भाई मुझसे प्रश्न क्यों करते हो, मैं तैयार बैठा हूं, मुझे गिरफ्तार कर ले जाइए। मैं तो खुद थाने भी गया था कि अगर मेरा दोष है, मैं देशद्रोही हूं, सवाल गलत पूछता हूं मैं, तो आप मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। अब ना तो मुझे जेल भेजते हैं और मेरी बेइज्जती करते हैं। अब देखिए, अब घर पे मेरे पुलिस आएगी, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो मेरा अपमान ही होगा ना, तो ये मेरी बेइज्जती करते हैं। और मैं उस दिन एक टीवी चैनल पे था, वहां के इनके भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मेरा टीवी चैनल पे भी अपमान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप तो राजनीतिक बेरोजगार हैं आप, तो आप ये उनसे पूछिए। मैंने पूछा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई पद मांगने में गया क्या? अखिलेश यादव साहब से कोई पद मांगने गया था क्या मैं? ये इस तरह के और कुछ नहीं, हमको अपमानित करने के लिए। अगर मान लीजिए हमले से लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सामान्य गरीब व्यक्ति जो है वो कहां से प्रश्न कर पाएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। ये इसलिए मुझे प्रताड़ित करके ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं। तो अब तो जनता के हाथ में है, आप जैसे जो चैनल्स हैं जिनमें थोड़ा दम है उनके हाथ में है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब भी आप बोलने के लिए जाते हैं लगातार आपको परेशान किया जाता है, आप ना केवल सिर्फ बेरोजगारी के बारे में भी बात करी, आपने विकास दुबे जो एनकाउंटर हुआ था इसके ऊपर भी आपने सवाल उठाए थे। यस, मैंने उठाए थे। मैंने तो ये कहा था कि अगर एक महत्वपूर्ण नौकरशाह जो इस वक्त मिनी मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, अगर उसका तथाकथित साला जय वाजपेयी वो 37 दिन तक गिरफ्तार नहीं हुआ है तो उसका कारण बताएं। मैंने तो नाम से लिखा था और वहीं के बाद FIR का सिलसिला चालू हो गया। अगर किसी में हिम्मत नहीं है लिखने की या कहने की, मैंने तो हिम्मत की, चलो ठीक है FIR दर्ज किया, गिरफ्तार कर लीजिए आप, लेकिन कितनों का मुंह बंद करेंगे? और अंततः इनको हमारे सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से जय वाजपेयी को गिरफ्तार करना पड़ा और उसके बाद उसके भाइयों के पे भी गैंगस्टर लगाया, उनको भी सरेंडर करना पड़ा। ये सोशल मीडिया का और आप जैसे मीडिया का प्रेशर है कि बड़े बड़े नौकरशाह अपने रिश्तेदारों को जो बचाने की कोशिश करते हैं उनको भी कानून के चंगुल में सरकार को ना चाहते हुए भी लाना पड़ा। मैंने जो उन्नाव बलात्कार कांड है उसमें जो सेंगर है विधायक, उनका मुद्दा भी उठाया था। मैंने चिन्मयानंद का मुद्दा भी उठाया था, जिसने एक छोटी बच्ची के साथ में जो यौन उत्पीड़न किया था, उसका मुद्दा ही मैंने उठाया था। ये सारे मुद्दे उठाता हूं तो सरकार चिढ़ जाती है। सरकार ये नहीं देखती है कि आपसे संबद्ध विधायक हैं, आपसे संबद्ध पूर्व मंत्री हैं, उनको रोकिए ना आप। अब आप मुझे पता चला है कि चिन्मयानंद के खिलाफ जो केस था यौन उत्पीड़न का, उसको सरकार वापस ले रही है। सरकार ने तमाम मंत्रियों के खिलाफ, यहां तक लोग तो ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने खिलाफ भी मुकदमे वापस कर लिए। ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि मैं ही स्वयं जज, मैं ही स्वयं मुजरिम और मैं ही खुद गवाह। ये लोकतंत्र कहां है? ये जो आप स्वतंत्रता की, जो आप अभ्यर्थी की स्वतंत्रता की दुहाई देते थे, लोकतंत्र की बात करते थे और आप गुंडा राज की बात करते थे, जो अपराध तंत्र की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आप तो सभी में लिप्त हैं। फिर आप अलग से उनसे भिन्न कहां हुए पूर्व सरकारों से? बिल्कुल। और अभी जो ताजा मामला जिस तरीके से कोरोना किट्स को लेकर के हुआ है, जो कोरोना किट्स का वितरण होना था, उसकी जो अमाउंट था, जो तय उसका मूल्य था, उससे ज्यादा पे उसको बेचा गया है। उसको वहां से इन्होंने पर्याप्त किया, इन्होंने खरीदा है उसको। उसके ऊपर भी एक ये नई कहानी एक निकल करके ये भी सामने आई है। भ्रष्टाचार तो चारों तरफ है, कैसे रोक लगाएंगे? इस सरकार में क्या है, भ्रष्टाचार करेंगे, उसके बाद छोटे मोटे को पकड़ के फिक्स कर देंगे, बात खत्म हो गई कि हमने तो कार्रवाई कर दी। आपको पता है गाजियाबाद के एक पूर्व SSP ने 5 IPS अधिकारियों को
ट्रांसफर पोस्टिंग कराने में भ्रष्टाचार की बात कही थी, वो पांचों लोग प्राइवेट पोस्टिंग पे आ गए। अभी इन्होंने 2 एसएसपीज को, आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया है, ठीक बात है, लेकिन खनन माफिया को क्या इस सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है? जो खनन का काम है, जो पूर्व सरकारों में जिन ठेकेदारों के पास था, माफिया के पास, इस सरकार में भी है, चाहे इन्होंने ई टेंडरिंग कर दिया हो। देखिए, जो पंजीरी का ठेका है, शराब का ठेका है, वही पूर्व ठेकेदारों के हाथ में है। कोई व्यवस्था नहीं बदली है। आप सड़कों में देख लीजिए, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा इन्होंने अभी नहीं 2017 में किया था, 5 सितंबर तक। गड्ढा मुक्त सड़कें तो आज तक भी नहीं हुई। अब ये कहते हैं तो टूटेंगी। अरे जब बनाओगे नहीं तो टूटेंगी कहां से? टूटेंगी हो तो। ये स्थिति है। इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार जो कहती रही, जो वादे किए सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, उनको पूरा नहीं कर रही है। सरकार ने 50 लाख रोजगार प्रति माह देने का वादा किया योगी जी ने, वो 50 लाख क्या है, 10 लाख भी नहीं हो रहे महीने में। अब ये अगर बेरोजगार कल को सड़क पे आएगा, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी, इसके लिए सूर्य प्रताप जिम्मेदार नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रोजगार एक बड़ी मुश्किल है, इसी तरह से जब कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लखनऊ जैसे शहर में कम से कम मेट्रो का जो इस तरीके से पूरा प्लानिंग और प्लॉटिंग करके बनाई गई है, वो खैर शुरुआत कर दी गई थी अखिलेश यादव की सरकार जब थी, सपा सरकार थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने आकर के उसका इनॉग्रेशन वगैरह भी किया कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें भी लगता है कि किसी तरीके की एक धांधलेबाजी इसमें भी हुई है, क्योंकि लखनऊ में मेट्रो का ना फुटफॉल है, ना ही लोग वहाँ पे इतना आना जाना करते हैं कि मुझे तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का भ्रष्टाचार इसमें भी लिप्त है। इस सरकार के 3 साल हो गए जी, 3.5 साल। 3.5 साल में एक ऐसा स्कीम बता दें, एक ऐसा प्रोग्राम बता दें, ऐसा कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम इनका हो, एक ऐसा सांकेतिक रूप से भी कोई एसेट बना दे जो क्रिएट किया हो इन्होंने। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले आ जाएंगे। अभी आपके सामने दिखाई दे जाएगा सब कुछ। कोई इंडस्ट्री बता दें, इन्होंने कहा था 5.5 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में आ रहा है, वो सब कागज पर रह गया, केवल फाइलें गुलाबी हैं, कहीं निवेश दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए लखनऊ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें 70% फैक्ट्रियां बंद हैं। अब आपने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया था, वो पैकेज कहां है? किसान तो मर रहा है, मजदूर तो मर रहा है, फैक्ट्रियां कहां खुली है, रोजगार कहां मिल रहा है? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ साल का रोजगार की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, 50 लाख महीने के योगी जी ने कही थी। कहां है रोजगार? अगर रोजगार होता तो युवा सड़क पे क्यों निकलता? युवा, हमारे जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, जिसमें ताली थाली बजाने का कार्यक्रम हमने किया, तो सरकार का जवाब, सरकार को सरकार की भाषा में जवाब दिया था। अब एक कार्यक्रम 17 तारीख को कर रहे हैं हम लोग, जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन होलिका दहन करेंगे। आप देखिएगा वो कार्यक्रम भी सुपरहिट जाएगा। बेरोजगार युवा सरकार से आक्रोशित है, पूरा युवा, पूरे देश का युवा, उत्तर प्रदेश की अकेले बात नहीं कर रहा हूं मैं, आक्रोशित है, परेशान है। कहीं एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कई वर्षों से एग्जाम होते तो इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू होगा तो रिजल्ट नहीं आता है, तमाम मामले कोर्ट में लंबित हैं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 3 अध्यक्ष इस्तीफा देके भाग गए, और जहां पे ये आयोग एप्लीकेशन फी इकट्ठा करते हैं, भाई एक अभी मुझे पता चला है एक केस में जिसमें 1600 पद निकले थे, 14 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अब 14 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फी जो दिया है, वो फी का क्या होगा? 600 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन फी आयोग दबाए बैठे हुए, उस फीस को वापस करिए अभ्यर्थियों को, अगर आप भर्ती नहीं कर सकते हो। वापस नहीं होता है सर। इसी के ये आपको एक मैं बताती हूँ कि मेरे जानकारी है, उन्होंने अप्लाई किया था 2011 में करीब, जब मायावती का भी कार्यकाल चल रहा था, उसके बाद सपा सरकार आई और अब बीजेपी की भी सरकार वहां पे आ गई है। 500 रुपए प्रति फॉर्म भरवाया जाता, 72,000 वैकेंसियां निकली थी टीचर्स की, आज दिन तक उन पे भर्ती नहीं हुई है। कितने लोगों से तो मैं पूछती रहती हूँ क्या इस पे कुछ हुआ, कोई काम हुआ इसके ऊपर। 72,000 वैकेंसी निकली थी शिक्षकों की, वहां पे 500 रुपए प्रति फॉर्म आपको अलग अलग जिलों का भरना था। 10,000 रुपए के एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए के फॉर्म भरे। यस, आप देख लीजिए, फॉर्म फी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस सरकार को उनकी मैं मांग करता हूं कि अभ्यर्थियों जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, फॉर्म भरवाया गया है, कोई एक्सपेंसेस आपके हुए नहीं है, उनकी फीस वापस करें और ब्याज सहित वापस करें, क्योंकि आपने तो पैसा सेविंग अकाउंट में रखा होगा, उस पैसे पे जो ब्याज आया है उसके साथ रिटर्न करिए उसको। और मैं आपको मुद्दे बताता हूं, शिक्षा मित्रों को वादा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी, क्या अब हम शिक्षा मित्रों का समस्या, अब मेरी समस्या, आज तक समाधान नहीं हुआ शिक्षा मित्रों की, आत्महत्याएं कर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं।
तमाम शिक्षक हैं उनकी भर्तियां रुकी पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे पदों की जो क्लरिकल लेवल की भर्तियां हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं। कहां जाए युवा? युवा की अगर मैं आवाज उठाता हूं तो युवा एक साथ क्यों इकट्ठा हो जाता है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के आह्वान पे बेरोजगार युवा उनके बैनर तले नहीं आ पाता है। इसलिए तो देखिए, हमारे जैसे व्यक्ति को, जो छोटा एक व्यक्ति सड़क का, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं और मैं सरकार मुझे प्रताड़ित करती है, उसके कहने पे ही बेरोजगार युवा लाखों की संख्या में, आप 9 बजे 9 मिनट का कार्यक्रम 1.4 मिलियन ट्वीट हुए उस पे, आप अनुमान लगा 14 लाख लोगों ने ट्वीट किया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे एक छोटा सा व्यक्ति के आह्वान पे कितने लोग, कितना युवा जुड़ा। सर, इसीलिए तो समस्या है ना आपसे कि आपके एक छोटे से ट्वीट पे इतने सारे लोग जब जुड़ जाते हैं, तो यही समस्या शायद सरकार को आपसे होने लग गई है कि आप इतने लोगों का, जब इतने लोग आपके साथ एकत्रित हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। ये सरकार है। मैं रोजाना मेरे फैमिली, बच्चे सब ये कहते हैं कि अबे या तो ये गिरफ्तार करें, रोज डराते क्यों हैं? पुलिस भेजते हैं, बेइज्जती करते हैं, थाने में जाता हूं तो गिरफ्तार नहीं करते हैं, बिना बनाए बयान लिए हुए मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देते हैं। जी। ये तो न्याय नहीं हुआ ना भाई। जो सामान्य व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा अगर मेरे जैसे व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है? सर, क्यों नहीं फिर आप अपनी एक पार्टी खड़ी कर लेते हैं कि कम से कम सरकार के पैरेलल कोई तो हो उन्हें जवाब देने के लिए? मेरे पास क्षमता नहीं है। राजनीतिक युवा आपके साथ हैं, देश के युवा आपके साथ हैं, आप उनके भी प्रेरणा दीजिए, उनको फ्लैग बेरर बनिए। नहीं, कैसे लड़ेंगे आप? स्वाति जी बताइए, ये पार्टियां हजारों हजारों करोड़ की पार्टियां हैं, जब तक इलेक्शन फंडिंग में इतना बड़ा मनी का इन्वॉल्वमेंट है तब तो कोई नया प्रयोग करना असंभव है, बहुत मुश्किल है। लोगों को ऐसे ही अदला बदली होगी सत्ताओं की, ये जाएगी वो जाएगा। हमारे साथ हम जैसे लोगों का काम ये रहेगा कि सत्ता बदलेंगे, यानी कि जो लेसर इविल है फिर उसको दोबारा लाना पड़ेगा, और उसको लाएंगे, वो काम नहीं करेगा, उसको फिर बदलना पड़ेगा। तो हम लोगों की नियति ये है कि बार बार सत्ता को बदलेंगे, यही नियति हमारी बन गई है। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल सही मायने में रोजगार देना चाहता है, सही मायने में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है, सही मायने में लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहता है। आप देख लो, 20 लाख करोड़ का पैकेज में गरीब किसान मजदूरों को क्या मिला? अब गांव में मनरेगा का काम है, मात्र गांव में 2 तालाब हैं, कितना खोदोगे उन तालाबों को? कितना मिट्टी का काम कराओगे? तालाब खोद खोद के क्या पानी निकालोगे वहां पे? आप बताइए, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो रोजगार जिनको मिलना चाहिए उनको जॉब कार्ड नहीं है उनके पास। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो तो मिट्टी का काम नहीं करेगा, वो तो फावड़ा नहीं चलाएगा, एमफिल है, पीएचडी है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है उसको। ये स्थिति बनी हुई है। तो क्यों नहीं सर आप सबको एकत्रित करते हैं कि एक बार फिर से शुरुआत की जाए, कहीं कोशिश की जाए कि सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन आपने छेड़ा हुआ उसमें युवाओं को भी लेकर के चलें। मैं तो यही कहूंगी कि एक कम से कम कहीं ना कहीं एक छोटी पार्टी के साथ ही आप शुरुआत करें। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके मालिक हैं एनबी चैनल के, वो हिम्मत जुटाएं और आए सामने, रोज दे मुझे 1 घंटे का समय। काम कर ही रहे हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं सर। देखिए, आप अगर मुझे दायित्व देना चाहते हैं तो मुझे समय दीजिए। मैं दायित्व नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप कम से कम प्रेरणा बने उन युवाओं के लिए जो अपने लिए कम से कम कुछ कर नहीं पाए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ काम करके जाए। मैं तो ये कह रही हूँ। देखिए, मैं तो अमेरिका से MBA PhD किया है, मैंने पढ़ा है आपको। उसके बाद मैं यहाँ आके देश सेवा के लिए आया हूँ। बिल्कुल, मैंने तो 34 साल में बड़े बड़े पद रखे हैं, मुझे पद का लालच थोड़ा ही है। अब तो जीवन का 10-15 साल जो बचा हुआ है मुझे कम्युनिटी को वापस देना है सेवा के रूप में। चाहे प्रतिरोध करूं, अपनी बात उठाऊं, लोगों की बात उठाऊं, उनके आंदोलन के साथ खड़ा हूं, युवा के साथ खड़ा हूं, पीड़ित के साथ खड़ा हूं, मजदूर के साथ खड़ा हूं, वही का कम सेवा है। वो भी तो बहुत बड़ी सेवा है, कोई राजनीतिक पार्टी बनाने कोई सेवा थोड़ा ही है। सर, 25 साल में 54 ट्रांसफर हुए हैं आपके, ऐसा इतना क्यों? आपने हमेशा हर एक मुद्दे, ऐसा क्यों परेशानी थी सरकार को आपसे कि 54 ट्रांसफर हुए आपके 25 साल के भीतर? एक चैनल में मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था सर आप इतने बवालिया क्यों हैं? लोग बुरा मान जाते, मैं तो बुरा नहीं माना। मैंने कहा या तो मुझ में खामी है या सिस्टम में खामी है। एक में खामी है, या तो मैं मिसफिट रहा सिस्टम के लिए। आप मुझे फेलियर भी कह सकते हो कि आपने तो कुछ करा नहीं, आप तो फेल्ड हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 3 महीने शिक्षा विभाग में रहा था मैं,
नकल रोको अभियान चलाया था मैंने, अगर गूगल करेंगे पता चल जाएगा। 3 महीने में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया नकल रोको अभियान, मास कॉपिंग के अगेंस्ट। तो जहां भी मैं 6 महीने रहा हूं, 3 महीने रहा हूं, 5 महीने रहा हूं, जिन जिलों में जिलाधिकारी रहा हूं, वहां जाके मालूम कर लीजिए कि मैंने 2 साल का काम 6 महीने में किया अथवा नहीं किया। तो मैं तुलना करता हूं 3 महीने 4 महीने में अगर इतना काम कर रहे हैं आप जितना 2 साल में लोग करते हैं, तो मैं मानता हूं कि जब मैं जाता हूं तो मैं तेजी पकड़ता हूं। मुझे पता है लंबे समय तक उस पद पे नहीं रहना है, तो मैं अपना काम जल्दी निपटाता हूं। मैं 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे काम करता हूं मैं, और अपना काम जो मुझे करना है, एक इम्पैक्ट छोड़ के अगर सरकार ट्रांसफर करती है तो मैं चला जाता हूं। इसी सरकार में नहीं चली, इस सरकार ने तो बहुत ही निजी तरीके से आपके उस ट्वीट को ले लिया और उस पर कहा कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप गलत भावना लोगों के अंदर जगा रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है कम्युनिटी में। लेकिन समाजवादी पार्टी में भले ही अखिलेश सरकार ने कभी निजी तौर पे इस तरीके की परेशानियों से आपको रूबरू ना कराया हो, लेकिन वहाँ पर भी शिकायत थी। शिवपाल यादव को आपसे काफ़ी शिकायतें थी और उन्होंने कहा भी था कि जो इस तरीके की चीज़ें करेंगे हम उनको, जो इस तरीके के अनुशासन से नहीं चलेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अनुशासन से चलने वाली बात कही थी शिवपाल यादव ने। अनुशासन बोलने वालों पर कार्रवाई होगी, जो अनुशासन के अनुसार नहीं चलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जब मैं कोई बात ईमानदारी से कहता हूं तो लोग कहते हैं इनका पक्ष ले रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। अखिलेश यादव की जब बुराई किया करता था मैं, तो बीजेपी वाले बहुत खुश होते थे, और अखिलेश यादव का ग्रुप ये कहा करता था ये तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं तो लोग कहते हैं कि आप अखिलेश यादव की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये विडंबना है। नहीं, मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं कह रही सर, बस मैं ये कह रही थी कि वहां पे भी अनुशासन की बात आती रहती थी। तो खैर, आपने अपना पॉइंट रखा जिस तरीके से आपको लगता है, आपने सारी बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सूर्य प्रताप सिंह, आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ते एक्सक्लूसिवली ANB न्यूज़ पर। ये 1982 बैच के अफसर रहे हैं, 25 साल इन्होंने अपनी सर्विस दी है, और आज के दौर में ऐसे ईमानदार अफसर मिलना बड़ी बात है। हम उम्मीद करते हैं आप लगातार इस तरह से समाज के लिए काम करते रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। मेरे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।